नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। तो जहाँ पे रोहित वर्मा जिस पीसीओ से फ़ोन किया करता था, उस पीसीओ पे एक लड़की बैठा करती थी, जो उस सरकारी मुलाजिम की बहन थी। क्योंकि जो सरकारी मुलाजिम था वो सुबह से लेकर शाम तक नौकरी करता था। दुकान पीसीओ पे तो बैठ नहीं सकता, पीसीओ तो उसका साइड बिजनेस है एक्स्ट्रा इनकम के लिए, क्योंकि उस समय कनेक्शन लेना बड़ी बात होती थी टेलीफोन के। करेक्ट, हाँ। उसे एक फ्री की लाइन, अपनी पहुंच से एक लाइन मिल गई, एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, घर बैठे आ रही है, उसमें कुछ करना है नहीं कि कुछ भी नोट डाउन करो। आदमी कॉल करेगा, पैसे देगा, चला जाएगा। कोई ज़्यादा झंझट वाला काम नहीं है कि इन्वेंट्री बनानी है कि आज सरफ खत्म हो गया, कल सरफ आएगा, चीनी आनी है, दाल आनी है। जो परचूनी की दुकान में, ग्रोसरी स्टोर में होता है कि टोटल सामान बिक गया, उसको नोट डाउन करते हैं, अगले दिन वो सामान इन्वेंट्री में होना चाहिए, बिल्कुल, जिससे कि कस्टमर वापस नहीं जाए। उसको ये सब करना नहीं है। एक टेलीफोन रखा है, उसमें डायल टोन होनी चाहिए, एक मशीन रखी हो जो बिल निकाल के दे दे। इसमें कोई इतना हार्ड वाला काम तो है नहीं, इन्वेंट्री कोई मैनेज होनी नहीं है। लाइन ही जो डलनी थी वो डल गई, अब तो पैसा ही पैसा है। तो उसको जब वो नहीं होता था, सुबह जब अपने जॉब चला जाता था, तो उसकी बहन वहाँ बैठा करती थी। तो अक्सर शाम को जो है रोहित वर्मा फ़ोन करने जाता था उस पीसीओ पे, और उस पीसीओ पे जो है वो लड़की बैठा हुआ करती थी। रोहित वर्मा देखने में स्मार्ट बहुत था, तो उसने जो है उससे बात चलानी शुरू की। तो जब बात चली तो वो लड़की बड़ी अच्छी लगी उसे। तो फ़ोन पे तो वो मुंबई बात करता था, मुंबई से जब बात करता था तो इससे भी बात कर लिया था। तो 1 घंटा अगर मुंबई बात करता था तो 1.5 घंटा उस लड़की से भी बात करता था बैठ के। तो वहाँ से इसकी पीसीओ वाली लड़की से इसकी दोस्ती यारी, एक रिलेशनशिप शुरू हुआ। अब मज़ेदार बात यह है कि आपको मैं बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। कोई भी लड़की आप और हमसे क्यों बात करेगी, मैं इसको इस सेंस में भी लेता हूँ। आप एक ग्रोसरी शॉप पे रोज़ जाओ या एक मॉल के शोरूम में रोज़ जाओ, ठीक है, और वहाँ पे लड़की बैठी हो, आप वहाँ पे रोज़ शॉपिंग कर रहे हो, लेकिन आपका शॉपिंग का बिल आया 1000-2000 आ रहा है, तो आप पे कोई मतलब नहीं है उसको। बिल्कुल। मैं किसी लड़की का यहाँ पे कैरेक्टर असासिनेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात कह रहा हूँ कि नेपाल जैसे कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे किसी को ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं लड़की के करेक्टर पे या आम बाकी लड़कियों के करेक्टर को असासिनेट कर रहा हूँ। नहीं, कतई नहीं। लड़की जो है, जो सम्मान है उसका है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता रहा हूँ कि जब आप रोज के 10,000 रुपये खर्च करोगे, तो कोई चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आप में इंटरेस्ट जरूर दिखाएगा। हाँ, स्पेशली ऐसे कंट्री में जहाँ पे 10,000 एक बहुत बड़ी रकम होती है। रोज का उसका बिल कई हजार में बैठ रहा है, वो 1,000 रुपये भी हो सकता है, 5,000, और महीने का उसका कई लाख रुपए का बिल बैठ रहा है पीसीओ का। तो भाई चाहे लड़का हो या लड़की हो, किसी को भी इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट आएगा। भाई साहब, ये आदमी करता क्या है जो ये फोन पे कर रहा है और रोज हमारे पीसीओ पे आता है, घंटों बात करता है और पैसा देता है, टाइम से देता है। ऐसा नहीं है कि उधार करके भाग जाए या कुछ कर जाए, जितना बनता है तुरंत कैश देता है। तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, अब इसको फॉर्चुनेटली मान लें या अनफॉर्चुनेटली मान लें कि उस पीसीओ पे बैठने वाली लड़की थी। अब इसको हम अदर साइड ऑफ पॉइंट भी देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे लड़का बैठा होता, तो हो सकता था कि वो लड़का, जब इस पता चलता कि रोहित वर्मा इतना पैसा खर्च कर रहा है, इंटरेस्ट दिखाता, और वो जब इंटरेस्ट दिखाता, हो सकता था कि वो रोहित वर्मा का ग्रुप ज्वाइन कर लेता किसी तरीके से। अदर साइड कॉइन में ये भी स्टोरी हो सकती थी। तो जिनको ये लगा कि मैं लड़की की बात कह रहा हूँ, मैं उनका करेक्टर असासिनेट कर रहा हूँ, नहीं, अदर साइड ऑफ स्टोरी ऑफ अ कॉइन भी हो सकती थी। बिल्कुल, कि वो लड़का जो है, यार तुम आज शोरूम में बैठे हो, तुम्हें एक लड़का तुम्हारे पास रोज आए और 20,000 रुपए की रोज शॉपिंग कर रहा है, और डेली 30 दिन आ रहा है और 6 महीने आ रहा है, और कई लाख रुपए की तुमसे शॉपिंग कर ली, तो तुम्हारा इंटरेस्ट आएगा उसमें? नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और जब तुम्हारा इंटरेस्ट आएगा, तुम कहोगे यार कि साला ये 20,000 रुपए की नौकरी को कर रहा हूँ मैं महीने की, इसको ना ज्वाइन कर लूँ? करेक्ट, हाँ। जब ये शॉपिंग में इतना खर्च कर सकता है, तो मुझे भी एक पैसा तो दे ही सकता है। तो लड़के तो ऐसे सोचते हैं। लड़की को जब एक सर्टेन एज हो जाती है, तो वो एक लाइफ पार्टनर देखना चाहती है। वो लाइफ पार्टनर ऐसा देखना चाहती है कि जिंदगी में मुझे किसी तरह का कष्ट ना हो, सर्वगुण संपन्न, वो सिंपल सी चीज है। हाँ। और वो कष्ट, ये लड़की का सबसे बड़ा थॉट ये होता है कि मेरा कष्ट जो है, तन पे अच्छा कपड़ा हो, जरूरी नहीं है वो गुची का हो, लुई वितौन हो,
अच्छे से कपड़ा है, मतलब कि तन ढका हो, समाज में एक इज्जत हो। और वो इज्जत ये नहीं है कि आप अरबपति हैं तो इज्जत है, एक समाज में एक साधारण सी इज्जत है कि 4 लोग जाने तो सम्मान से देखें। कि जब भूख लगे तो खाने को हमारे पास पैसा हो, हम किसी का मुंह ना तके, हैंड टू माउथ ना हो। ये हर चाहे लड़का हो या लड़की हो, ये सबकी एक इच्छा होती है। और दूसरे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जब आप बैठे हो तो वही एक्सपेक्टेशन आपको सामने दिखती है, तो आपके सपने पूरे होने दिखने के लगता है कि मेरे सपने पूरे होने वाले हैं। और रोहित तो वहां पे जब रहा, उसे वो लड़की सुंदर लगी। मैंने उस रोहित की शादी के फोटोग्राफ भी पब्लिश किए हैं आपने, लेकिन मैंने उस लड़की का फोटो जो है ब्लर किया है, कर दिया। राइट, मैं आपसे पूछने भी वाला था ये इसके बारे में, क्योंकि मैं उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका क्राइम में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर रोहित वर्मा की वाइफ का कोई क्राइम में इन्वॉल्वमेंट होता तो शायद मैं उसकी फेस ब्लर नहीं करता जी। रोहित वर्मा मर चुका है, उसकी वाइफ आज कहाँ है, किस हाल में है, उस पर ना जाते हुए हम उसकी फोटो दिखा के, अगर हो सकता है उसने दूसरी शादी कर ली हो, कहीं सेटल्ड हो, तो हम उसकी लाइफ क्यों बर्बाद करें? क्योंकि वो क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, वो ये था कि उसको रोहित वर्मा के बारे में सब कुछ मालूम था शादी के बाद, लेकिन उसने उसका एज अ धर्मपत्नी होने के नाते उसका साथ दिया। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो मेरे एथिक्स ये कहते हैं कि जो लोग क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है परिवार के, उनको उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करो। जिस दिन वो क्राइम में इन्वॉल्वमेंट होंगे, मैं फिर से रिपीट करता हूं, उस दिन सबसे पहले उनको एक्सपोज करने वाला मैं बनूंगा। तो जब ये पीसीओ पे बैठ रहा तो इसको एक रिलेशनशिप की इच्छा इसकी भी हुई। तो अब आते हैं नाम पे, एक और कैरेक्टर रोहित वर्मा जिंदा करता है नेपाल में। अब ये रोहित वर्मा बता नहीं सकता था, क्योंकि ये नाम अंडरवर्ल्ड में प्रचलित था, अखबारों में छपता रहता था, नेपाल के अखबारों में भी मुंबई माफिया के बारे में छपता रहता था, लेकिन रोहित की कोई फोटो थी नहीं ढंग की। तब तक रोहित के बाद पैसा आ चुका था, वो अपने आप को बिजनेसमैन के रूप में एस्टैब्लिश कर चुका होता था। जब पैसा आता है तो आपके लुक्स भी चेंज होते हैं, बिल्कुल, बॉडी लैंग्वेज भी चेंज होती है, बॉडी का आकार भी बदलता है, शरीर का आकार भी बदलता है, कोई और अच्छा ऐसा दिखने लगता है, क्योंकि कपड़े बहुत कुछ बोल देते हैं, आपका बहुत कुछ बोल देता है। तो रोहित वर्मा ने वहाँ पे इससे बात करनी शुरू की, तो लड़की ने इससे पूछा आप करते क्या हो? तो जो इसका सीधा सादा जो एक डायलॉग था कि मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करता हूँ, इंडिया से हूँ, इसलिए मैं इंडिया आना जाना करता हूँ। जब ये बात इसने कही तो इस बात को साबित करने के लिए कि इंडिया आता जाता रहता हूँ, ये भी साबित करनी चाहिए थी। अगर आप 30 दिन में से 30 दिन काठमांडू दिख रहे हो, तो आप कौन सा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं जो आप अपने देश में नहीं जा रहे हो? तो जो मैंने कहा इसने 3 घर लिए थे, उसके पीछे रीजन भी ये था कि इसको एक जगह से दूसरी जगह काठमांडू में ही मूव कर रहा है। ओके, लेकिन लोगों को बता रहा है कि नेपाल टू मुंबई, नेपाल टू इंडिया। आज मैं यहाँ बैठा हूँ आपके इस स्टूडियो में, ठीक है, मैं आपसे ये कह के निकल जाऊं मैं यहाँ से काठमांडू जा रहा हूँ बिजनेस के सिलसिले में, जाके 6 कॉलोनी छोड़ के एक दूसरे घर में रुक जाऊं, कोई नहीं ट्रेस कर सकता हूँ। तो आपको तो ये लगेगा कि मैं यहाँ से जा चुका हूँ नेपाल। 10 दिन बाद मैं उस घर से निकल के फिर 10 दिन के लिए इस घर में आके रुक रहा हूँ, तो आपको तो लगा कि मैं वहां से बिजनेस डील करके लेके बिजनेस पैसा लेके आ रहा हूँ। करेक्ट। तो वहां पे उसने नेपाल में 3 घर इसलिए रखे कि अगर उसको काठमांडू में ये साबित करना पड़े कि मैं बिजनेसमैन हूं, उसे इंडिया जाने की जरूरत नहीं है, वो काठमांडू के दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएगा, मोहल्ले वालों को नहीं दिखेगा, जो डेली के लोग देखने वाले हैं उसको वो दिखेगा नहीं, तो इससे ये एस्टैब्लिश हो जाएगा साहब ये तो यहाँ रहता ही नहीं था, ये तो उस समय डील पे ही नहीं, मतलब ये बिजनेस डील पे गया है। एक इसको एक साइकोलॉजिकल गिमिक कहते हैं। करेक्ट। आप घर में बंद होके रह जाओगे एक ही फ्लैट में, लेकिन लोगों को पता चल जाएगा, बर्तन खटकते हैं, लाइट जलती है, सब चीजें होती है, पता तो चलेगा इसमें कोई रह रहा है, भले ही आप बाहर ना निकलो। लेकिन जब उस घर की लाइटें भी बंद होंगी, बिजली का बिल भी कम आएगा, जब कोई बाहर आपके घर के बाहर अखबार होगा ढेर पड़ा होगा, दूध की बोतलें पड़ी होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी, गंदगी दिखेगी, तो आदमी को लगेगा इस घर में कोई नहीं रह रहा है। तो उसने ये मेंटल गेम खेला, गिमिक खेली कि काठमांडू में ही 3 घर ले लिए कि अगर कई बार मेरे को पकड़ने भी आए कोई, तो मैं दूसरे घर में भी छुप सकता हूँ। एक अदर साइड ऑफ कॉइन ये भी थी कि मेरे पास छुपने के लिए कई घर होने चाहिए। अब जब ये बात हो गई तो उसने एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लिया। अब महीने में 10 दिन 15 दिन आता था, 10-15 दिन नहीं आता, तो वो 10-15 दिन दूसरे घर में रहता था। वहां से इसने ये जब ये हुई तो उससे नाम पूछा गया, तो इसने अपना नाम संदेश शर्मा बताया। नया करेक्टर इसने जीवित किया। ये हर बार हर नई जगह एक नया करेक्टर
उत्पन्न करता रहा है, जीवित करता रहा है अपनी पुरानी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। तो नेपाल का ये बना संदेश शर्मा। अब उसने अब संदेश शर्मा क्यों बना, इसके पीछे भी रीजन, क्योंकि जो फैमिली नेपाल की थी वो भी शर्मा फैमिली कह लो या ब्राह्मण फैमिली कह लो, ये भी ब्राह्मण फैमिली। लड़की इसे पसंद आ चुकी थी। अब ये वर्मा बोलता तो दूसरी कास्ट होती, शादी करने में भी दिक्कत आ सकती थी, रिलेशन डेवलप करने में भी दिक्कत आ सकती थी। रोहित वर्मा में भी, जो मैंने कहा ना, वर्मा नाम क्राइम का नाम था, कई बार उजागर हो सकता था। अब ये कोई और नाम रख लेता, अग्रवाल रख लेता, गुप्ता रख लेता, तो हो सकता था शादी ना हो। अब ये इसको पांडे भी नहीं रखना था, तो इसने नया नाम, जो उनका सरनेम था, उसी सरनेम के बेस पे इसने अपना नाम संदेश शर्मा रखा। जब इसने संदेश शर्मा रखा तो ये वहां पे एस्टैब्लिश हो गया ब्राह्मण है, जो था ये ब्राह्मण, पांडे फैमिली ब्राह्मण। उन्होंने लगा कि लड़का ब्राह्मण है, ये भी ब्राह्मण है, सेटल्ड है, तो शादी हो सकती है। राइट। तो शादी इनकी तय हुई, इन्होंने शादी की। ये इनकी जीवन की एक जर्नी है। और शादी में कुल मुश्किल से 10-12 लोग आए, 12 से 14 लोग आए थे, जो मैंने किताब में उनके नाम भी लिखे हैं। छोटा राजन आया था? नहीं, छोटा राजन नहीं आया था। उसमें शायद बालू डोगरे था, रवि पुजारी था, और भी लोग थे। और रवि पुजारी, जब रिश्ते की बात आई, हाँ रवि पुजारी जो मैं कह रहा हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। जब रिश्ते की बात आई, उसे ये अपना भाई बनाता है, उसे ये रोहित जो है अपना भाई बनाता है। और रवि पुजारी की वाइफ जो पद्मा पुजारी है, उसको अपनी भाभी बनाता है। और ये दोनों लोग मिलके जो हैं इसका रिश्ता मांगने, डेट फिक्स करने उसके घर पे जाते हैं। तो जो रवि पुजारी इसके नाम से फोन करके एक्सटॉर्शन किया करता था, उसको पे इतना ट्रस्ट किया कि उसको अपना रिश्ता पक्का करने के लिए अपना भाई और अपनी उसकी वाइफ को अपनी भाबज बना के इसके लड़की के घर में भेजा, जो शर्मा फैमिली थी। तो सोचिए कि कितने सारी इसमें कैरेक्टर्स हैं जिनकी अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन कैरेक्टर्स के भी एक अपनी कैरेक्टर है, एक उनकी पर्सनालिटी है। राइट। जो मैंने शुरू में कहा कि इस कहानी में एक सबसे बड़ी चीज़ है कि परिवार की दुविधा है, फ्रेंडशिप है, और फ्रेंडशिप में दिया गया विश्वासघात है। एक दोस्ती में दिया गया विश्वासघात इसमें सबसे बड़ा है जी। दोस्ती टूट जाना एक अलग चीज़ है, दोस्ती में विश्वासघात देना बड़ा अलग चीज़ हो जाती है। और फिर उस परिवार के लिए कुछ नहीं करना, एक बॉस का, जो उसका टॉप का बॉस है, वो भी एक इसमें मैंने मेंशन किया है। तो इसलिए जो बहुत सारे सिपासलार होते हैं, हम उनको भूल जाते हैं, उनकी बात नहीं करते हैं। इस वजह से मैंने ये पूरी कहानी रोहित वर्मा की कही इस किताब के माध्यम से। तो अब इनकी शादी होती है, बैंड बाजा होता है। अब जब शादी हो जाती है संदेश शर्मा की, अब रोहित वर्मा को कोई सीन नहीं बटा। अब यहाँ से रोहित वर्मा की कहानी खत्म है। अब यहाँ से शुरू होती है संदेश शर्मा की कहानी। सोचिए कितने बब्बू से जीवन शुरुआत की, धर्मेंद्र पांडे वो बना, धर्मेंद्र पांडे से वो क्राइम की दुनिया में रोहित वर्मा बना, नेपाल पहुंचने के बाद शादी करने के लिए वो संदेश शर्मा बना। तो अब मुझे नहीं लगता कि इसका नाम रोहित वर्मा कहना चाहिए। अब पूरी कहानी संदेश शर्मा की शुरू होगी जी, और खत्म भी संदेश शर्मा नहीं। उसके इसके बाद एक और नाम आता है। हाँ करेक्ट, राइट। जो कहानी वहां खत्म होगी, राइट। तो अब संदेश शर्मा जो है वहां का नेपाल का समृद्ध बिजनेसमैन, एयरलाइन की डील करने वाला, प्राइवेट एयरलाइन। लेकिन शादी के बाद इसको ये महसूस होता है कि जो मेरी अर्धांगिनी है, जो मेरी जीवन संगनी है, उससे मैं कुछ ना छुपाऊं तो उचित है। इसको अंदर से एक क्या कहते हैं, इंग्लिश में एक वर्ड है, गिल्टी कॉन्शियस हो गया था। इसने जो है अपनी शायद शादी के कुछ दिन बाद अपनी वाइफ को ये बताया कि मैं संदेश शर्मा नहीं हूं, मेरा असली नाम धर्मेंद्र पांडे है और मैं मुंबई क्राइम में छोटा राजन का सिपासलार हूं। छोटा राजन की कंपनी में काम करता हूं, एक गैंगस्टर हूं, एक क्रिमिनल हूं, एक मोस्ट वांटेड हूं। लेकिन लड़की की एक चीज़ होती है, वो अपने आप को अगर जब शादी हो जाती है तो वो अपनी कहती है जो कुछ है मेरी किस्मत है। राइट। मेरी जो किस्मत, शादी से पहले अगर शायद संदेश शर्मा अपने रोहित वर्मा वाले किस्से बताता तो हो सकता है कि ये शादी नहीं होती। लड़की, कोई भी लड़की क्या कितनी, मैं कहूँ कि कितनी भी किसी भी सेंस में आप इसको कह सकते हैं, वो कभी भी किसी क्रिमिनल से शादी नहीं करनी चाहिए अंटिल उसके सर्कमस्टेंसेस बहुत विपरीत हो या मजबूरी हो, राइट। लेकिन जब शादी हो जाएगी
उस जमाने की लड़की जो है शायद तलाक नहीं देगी। आज की तो एक बार को इंडिपेंडेंट होने के वजह से शायद कह सकते हैं कि हम तलाक दे देंगे, कि क्रिमिनल के साथ हम नहीं रहेंगे। लेकिन उस समय एक फैमिली वैल्यूज होती थी कि इंडिया क्या दूसरे कंट्रीज में भी डिवोर्स को बहुत गलत माना जाता था। आज इंडिया में डिवोर्स थोड़ा कॉमन हुआ है कि भाई जब नहीं पट रही है तो हमारी एक दूसरे की लाइफ से अलग होना ही उचित है, ऐसा लोग मानने लगे हैं कि ज़िंदगी भर रोने से अच्छा है कि एक बार रो लें। तो इंडिया में इस समय डिवोर्स कॉमन हो रहे हैं, विदेश में इस समय डिवोर्स कॉमन हो रहे हैं, लेकिन असल में पुराने ज़माने में डिवोर्स होना एक बहुत बड़ा कलंक माना जाता था। तो संदेश शर्मा की जो धर्मपत्नी रही, मैं सोच रहा हूँ उसका नाम बताऊं नहीं बताऊं। नाम, फर्स्ट नाम तो आप बता सकते हो क्योंकि बुक में भी आपने मेंशन किया है। संगीता शर्मा। संगीता जो है संगीता की को ये लगा कि अब जो है मेरी किस्मत है कि अब मैं को यही जीवन में जीना है कि मैं एक क्रिमिनल की मोस्ट वांटेड की वाइफ हूँ। तो उसने एक्सेप्ट किया, उसके साथ रही। वहीं दूसरी तरफ जब इसकी शादी हो गई तो इसने अपना काठमांडू से बेस शिफ्ट किया। वो मैंने उस जगह का नाम भी किताब में दिया है। अब सारी बात, सारे किताब भी तो लोगों को पढ़नी चाहिए। मैं सारे नाम यही पॉडकास्ट में बता दूंगा तो लोग किताब भी नहीं पढ़ेंगे। थोड़ी किताब भी तो बिकनी चाहिए। जी। तो इस शहर का नाम जानने के लिए किताब पढ़िए। आपको बोलना है थोड़ा प्रमोशन करो यार। तब तक आप प्रमोशन करो, तब तक मैं कॉफी का सिप ले रहा हूँ। ये एक्चुअली मतलब मैं लोगों को बता दूं कि बुक पढ़ना ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए होगा क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी डिटेल्स है जो शायद पॉडकास्ट पे अभी तक हमने जिसके बारे में बात भी नहीं की, जबकि हमने शायद 50% स्टोरी कवर कर लिया है, ऑलमोस्ट 50%। बट बहुत सारी चीजें जो अब भी इसमें रिमेनिंग है, जो यहाँ पे रिवील नहीं की है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसीलिए वो डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो आपको उसके लिए किताब पढ़नी पड़ेगी। हाँ, ये शॉर्ट आउट आपने दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू। तो अब संदेश शर्मा की वाइफ जो है संगीता, इस चीज को नियति मान के आगे जीवन यापन करते हैं और अपना बेस काठमांडू से दूसरे शहर में शिफ्ट कर लेते हैं। ये वो पॉइंट है जहां पे इसे फिर छोटा राजन का कॉल आता है, एक दत्ता सामंत। करेक्ट। जब ये शादी हो जाती है, शादी से पहले के आसपास या शादी के बाद, शादी से पहले, सॉरी, शादी से पहले छोटा राजन को कहता है दत्ता सावंत का मर्डर करना है। ये दत्ता सावंत कौन है? दत्ता सावंत मुंबई के बहुत बड़े पॉलिटिशियन रहे, एमपी रहे, और उन्होंने जो है जो कामकार हैं, जो मिल्स होती थी मुंबई में, पहले मिल्स हुआ करती थी जो अब नहीं है, उसकी यूनियन के अध्यक्ष भी रहे एक तरीके से। और उन्होंने कामकारों के हक की बात करी और इस वजह से जो है उनको एमपी भी वो बने। राइट। तो दत्ता सावंत का मर्डर जो कराया वो छोटा राजन ने कराया था। पैसे के लिए कराया या क्या कराया वो किताब में मैंने थोड़ा मेंशन किया है, वो उसमें पूरा एक व्याख्या मैंने दी है। तो दत्ता सावंत, शादी से पहले दत्ता सावंत का ये मर्डर करने बॉम्बे जाता है और दत्ता सावंत का मर्डर करता है, और किस तरीके से करता है, क्या प्लानिंग करता है, वो मैंने पूरा किताब में मेंशन किया। इसे आप बता सकते हो क्योंकि ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी जिस तरह से वो मर्डर होता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रोल रोहित वर्मा ने ही प्ले किया था। एक मैं चाहता हूँ वो थोड़ा सा बता दो। रोहित वर्मा ने जब ये मर्डर किया था तो जैसे मैंने अभी थोड़ा सा पहले बताया कि ये दत्ता सावंत कामकार यानी लेबर के ट्रेड यूनियन लीडर थे। हाँ, यूनियन लीडर थे, पक्ष में बोला करते थे। तो अगर कोई भी उनको लेबर दिखती थी, लेबर वाला दिखता था, तो वो उसकी बड़ी बात सुनते थे, उसकी आउट ऑफ रेस्पेक्ट कह लें या आउट ऑफ हिज सोशल वर्क कह लें। तो जब दत्ता सावंत का मर्डर होता है तो एक प्लानिंग की गई। उस प्लानिंग का एक छोटा सा हिस्सा आखिरी का मैं बता देता हूँ कि दत्ता सावंत अपनी गाड़ी में जाया करते थे, एम्बेसडर कार थी शायद या फिएट थी। तो उसको, अब गाड़ी में जा रहे हो तो उसको रोकने के लिए कोई तरीका तो चाहिए। तो जो रोहित वर्मा है यानी संदेश शर्मा है, वो, सॉरी, तब तक शादी नहीं हुई थी तो ये रोहित वर्मा ही है। तो रोहित वर्मा जो है ये एक लेबर का रूप धरता है और साइकिल लेके, क्योंकि ये रेकी पूरी करते हैं, कब आता है, कब जाता है, कौन से रोड से जाता है, किस रास्ते से जाता है, वहाँ पे जो है धीरे धीरे साइकिल से चलने लगता है अपने आप को लेबर के कपड़ों में। और जब वो गाड़ी आती है तो देख के उस दत्ता सावंत की तरफ करता है कि जैसे दत्ता सावंत को ये लगता है कि ये कोई लेबर है, मुझसे अपनी बात कहना चाहते हैं। तो वो गाड़ी रुकती है, जैसी गाड़ी रुकती है तो बाकी शूटर्स आते हैं, उन शूटर्स का भी नाम मैंने किताब में दिया है, और वो ठाए ठाए गोली मार के आगे बढ़ जाते हैं। तो ये अंत की प्लानिंग बताई है कि अंत में कैसे दत्ता सावंत ने इसको पूरा मारा। बाकी डिटेल के लिए किताब में पूरा वाक्य मैंने लिखा है।
तो मर्डर के बाद ये नेपाल पहुंचता है, शादी करता है, और जब ये दत्ता सावंत के मर्डर के बाद पहुंच के शादी करता है तो यहाँ से इसको गिल्टी कॉन्शियस होता है। ये आपने मुझे अच्छा हुआ करेक्ट कर दिया कि क्यों गिल्टी कॉन्शियस होता है। तो वो जब गिल्टी कॉन्शियस होता है तो ये बताता है कि मैं संदेश शर्मा नहीं हूँ, मैं ये हूँ। तो बीवी अपनी नियति मानती है तो आगे बढ़ती है। राइट। चलता रहता है कि पैसे आते रहते हैं, ये वहाँ से नए शहर से अपने घर से आगे बढ़ के अपना किस्सा मतलब कि ज़िंदगी यापन शुरू करते हैं। और फिर शुरू होती है एक और किस्सा